गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 यानी कि लास्ट 2 इयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारी जो चैनल है उसके ऊपर आपको 19, 20 और 21 3 साल के एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी रख दूंगी, तो ओवरऑल आपके पास कुछ 5 साल के एमसीक्यू हो जाएंगे। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। So let's start from the April 2022. First of all, April 2022 English medium के solve करेंगे। April 2022 is a 50 marks question paper. Okay, so last में MCQ है 10 marks 5 MCQ सॉल्व करने हैं 10 मार्क्स के लिए। ये पेपर पैटर्न अभी फॉलो नहीं होगी, हम सिर्फ इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें MCQ के अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 साल के, ये 2 साल के कर लेंगे तो 5 साल के MCQ इनफ है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ मटीरियल सब यूसेज वेरियंस इज -200 दैट इज एडवर्स, देन मटीरियल यील्ड वेरियंस इज, दोनों सेम ही होते हैं तो आंसर इज डी। Standard costing is the preparation of standard cost and their comparison with and the analysis of, दोनों लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट का प्रिपरेशन करते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं। तो उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन हम हमेशा एक्चुअल कॉस्ट के साथ करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, तो फिर जो डिफरेंस आता है, जो दोनों के बीच में जो वेरिएशन आता है उसको हम वेरिएंसेस कहते हैं। तो एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, द लास्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। Material cost variance consists of adverse material usage variance and favorable material price variance could suggest that, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अगर एडवर्स आता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस माइनस में आता है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में आता है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो जब आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस माइनस में आता है, इसका मतलब होता है कि हमने जो यूज़ किया है वो हमने एक्सपेक्टेड से ज़्यादा किया है। और जब आपका प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आता है, इसका मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे हम कम पे कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड, वी आर पेइंग लेस फॉर अवर मटीरियल देन एक्सपेक्टेड बट वी आर यूजिंग मोर मटीरियल देन एक्सपेक्टेड। When actual selling price is higher or lower than the standard selling price is, यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब आपकी सेलिंग प्राइस एक्चुअल में ज़्यादा हो और कम हो देन द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, आपने जो एस्टिमेट किया हो उससे, तो उस वेरिएंस को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, क्योंकि आपने जो प्राइस एस्टिमेट किए हैं उससे ज़्यादा और कम की बात हो रही है, तो दैट इज सेल्स प्राइस वेरिएंस। रिमेंबर स्टूडेंट, वेरिएंस इज नॉट अबाउट द नेगेटिविटी। वेरिएंस दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, जिसे हम फेवरेबल और अनफेवरेबल कहते हैं। वैसे ही जैसे चेंज इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम्स गुड चेंज इज पॉजिटिव चेंज, तो वो भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते कि भैया इतना इन्वेस्टमेंट है वापस कर दो, है ना। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन और ये काफ़ी हद तक इरिवर्सिबल है। While evaluating capital investment proposal, the time value of money is considered in case of discounted cash flow method। ये कुछ MCQ तो आप पहले के 3 साल के करेंगे चैनल पर से, तो आपको हो जाएंगे। व्हाट इज कैश फ्लो इन कनेक्शन विद कैपिटल बजटिंग? तो जब हम कैपिटल बजटिंग के जब सम करते हैं तो उसमें कैश फ्लो किसको बनाते हैं, किसको ढूंढते हैं? तो दैट इज ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। आपको सम याद हो तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। वाई? इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट इज द रीजन। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल फिक्स जितना ही होता है, बिकॉज एट ब्रेक इवन पॉइंट देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? सारे फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन के, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स एट बीपी इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि ऑल ऑफ द अबो। ये वाला जो सेकंड फॉर्मूला है, काफ़ी कुछ ऐसे शॉर्ट सम्स आते हैं जहाँ पर आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर नहीं पता होता है, तो दे गेट कन्फ्यूज कि ये कैसे इसका आंसर करेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट? प्रॉफिट ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो ये गलत है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर से, यानी दो तो आपको बहुत ऑब्वियस पता चला। प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू PV रेशियो, तो ये गलत है, सॉरी ये करेक्ट है, ये फॉर्मूला सही है फॉर द प्रॉफिट।
तो ये हो गए आपके 2022 के MCQ फॉर द इंग्लिश मीडियम। मैं पहले 2 इंग्लिश मीडियम करवा देती हूँ, फिर उसका गुजराती करवाऊंगी। तो अब हम करते हैं अप्रैल 2023 के MCQ। मैंने न्यू सिलेबस दोनों में ही करवाया हुआ है, तो उसमें हम पहले करेंगे इंग्लिश मीडियम के, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंटिन्यूस दोनों देख के फ्री हो जाए। चलिए, द फर्स्ट MCQ इज, नाउ दिस पेपर इज 70 मार्क्स। तो ये आपके लिए सही पेपर है कि ये आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहले द एफिशिएंसी वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी वेरिएंस, से बहुत बार पूछा हुआ है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव मीनिंग ही नहीं है। आपने कितना टाइम बर्बाद किया, दैट इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। द परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर इज यूजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी कि बजट वेरिएंस इज बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू बजट वेरिएंस। अब ये थोड़े शॉर्ट सम्स आ जाते हैं, पर सिंपल से हैं ये भी। आई थिंक आप आगे के MCQs करेंगे तो हो गए ही उसमें भी। इफ एक्चुअल सेल्स इज 5000 यूनिट्स, बजटेड सेल्स इज 4000 यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इज ₹10 and budgeted profit per unit is ₹8, what will be sales margin price variance? फॉर्मूला आने चाहिए आपके BCom सेमेस्टर 6 और MCom सेमेस्टर 4, ये दोनों में ही वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको सारे फॉर्मूला आने चाहिए। इस सम्स की नोटबुक अगर आपके पास है, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो उसको फेंके नहीं। अगर आप मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर एज वेल। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट एक्चुअल प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ये एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट एक्चुअल प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, बहुत सिंपल है। एक्चुअल प्राइस कितनी है, तो 10 रुपये। सेल्स बजटेड प्राइस कितनी, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस 8 रुपये। 10 - 8 2 हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो एक्चुअल सेल्स इज 5000, सो 5000 इंटू 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 10,000, बट दैट इज फेवरेबल। ये रहा ए। A project's net present value is 10,000 at 10% discount factor and 15,000 minus at 20% discount factor. Internal rate of return IRR, IRR के IRR का जो फॉर्मूला वो आपको याद रखना है, और खास करके याद रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर प्लस ही आएगा, साइन जो भी हो प्लस माइनस, दैट इज द मेन पॉइंट। तो IRR 10%, ये रहा डिस्काउंट फैक्टर। नेट प्रेजेंट वैल्यू ए की 10,000 ऊपर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में -15,000 और 10,000 दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 25,000। ये माइनस दोनों का डिफरेंस नहीं लेंगे, यानी 25,000 इनटू दोनों का डिस्काउंट फैक्टर 10 and 20%। हाईएस्ट आगे लेना है, 20 - 10 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 + 10,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 10। ये मैंने फॉर्मूला के अंदर ये लिख के रखा। अब इसको थोड़ा मैं एक स्टेप आपके लिए यहाँ पे कर दूँ, तो 10 + 10,000 और नीचे 25,000, क्योंकि प्लस ही करना है, इंटू 10, 20 - 10 का डिफरेंस। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 + 4, ये तीनों को पहले सॉल्व करना है, सो दैट इज 14%। कैरी कर दो 14%। सो योर राइट आंसर इज ई। ये आप IRR वाले सम आपने किए हो ना, तो ये भी ईजी है। MCQ में प्रैक्टिकल जो आते हैं, शॉर्ट सम्स जो MCQ के होते हैं, वो बड़े में से ही होते हैं। एन एन्यूटी का मतलब क्या होता है, तो ए सीरीज ऑफ इक्वल बट कंसेक्यूटिव पेमेंट। एन्यूटी मतलब हर साल आपको कंसेक्यूटिव पेमेंट एक सीरीज होती है और इक्वल पेमेंट होता है, वो याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स अ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। डिस्काउंट फैक्टर इज हाईली नेसेसरी इन NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये भी रिपीटेटिवली पूछा है। रिलेवेंट कॉस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ वो रिलेट करती है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर एक शॉर्ट सम है, देखो मैंने कितना सारा करा है, फिर आपके लिए छोटा सा करके रखा हुआ है। इफ PV रेशियो इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% एंड सेल्स इज 5 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी व्हाट अमाउंट? फिक्स कॉस्ट का क्या हुआ? अब देखो PV रेशियो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल्स है। सेल्स 5 लाख है नॉर्मल। जब आपके पास PV रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो BEP कहीं से भी आ ही जाएगा, क्योंकि BEP सेल्स का मतलब क्या होता है, तो BEP सेल्स इज सेल्स इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपका जो एक्चुअल सेल्स है उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी करिए, 5 लाख का 40% अगर हम करते हैं तो इट्स 2 लाख, यानी
आपका सेल्स अगर 5 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 2 लाख है, तो आपका बीईपी सेल्स कितना आएगा? 3 लाख, क्योंकि एक्चुअल सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिफरेंस बीईपी है। तो यहाँ पर आपका जो सेल्स एट बीईपी जो है वो 3 लाख आएगा। 3 लाख सेल्स ऑफ 3 लाख बीईपी सेल्स आता है, उसका अगर पीवी रेशियो 50% करो तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1.5 लाख। कंट्रीब्यूशन जो 1.5 लाख है वही आपका फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। बीईपी का जो कंट्रीब्यूशन है वही आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है। बीईपी का कंट्रीब्यूशन, बीईपी सेल्स हमारा कितना आया? तो बीईपी सेल्स हमारा 3 लाख आया है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। उसका जो अगर हम कंट्रीब्यूशन ढूंढे तो पीवी रेशियो इज व्हाट? रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन 50%। तो कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है, वही आपका फिक्स कॉस्ट है। याद रखिए कि बीईपी का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। दैट्स इट। तो ये हो गया आपके अप्रैल 23 के एमसीक्यू। नाउ लेट्स डू दिस थिंग इन गुजराती मीडियम। तो आप गुजराती मीडियम के बच्चे हैं तो 22 और 23 दोनों के एमसीक्यू वो देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो कैलकुलेशन है वो तो मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, फिर भी देखते हैं। जो माल सामान पेटा वपરાશ વિચલન -200 હોય તો માલ સામાન ઉપજ વિચલન સેમ જ આવે, બંનેનો મિનિંગ સેમ જ છે। પ્રમાણ પડતર પદ્ધતિ એ પ્રમાણ પડતરની તૈયારી અને એની તુલના કોની સાથે થાય? તો પ્રમાણની ખરેખર જોડે તુલના થાય અને એનાથી મળે શું? વિચલન, એટલે સી। માલ સામાન ખર્ચ વિચલનમાં પ્રતિકૂળ માલ સામાન વપરાશ વિચલન અને અનુકૂળ માલ સામાન ભાવ વિચલન સમાયેલ છે। જે શું? માલ સામાન વપરાશ પ્રતિકૂળ, એનો મતલબ કે તમે જે ધાર્યું છે એના કરતાં વધારે વાપરી રહ્યા છો, અને માલ સામાન ભાવ વિચલન અનુકૂળ એટલે તમે જે ધાર્યું છે એના કરતાં ઓછા પૈસા ચૂકવી રહ્યા છો, બી આવે। દેન જ્યારે ખરેખર વેચાણ કિંમત પ્રમાણ વેચાણ કિંમત કરતાં વધુ કે ઓછી હોય તો એને વેચાણ કિંમત વિચલન કહેવાય। દેન મૂડી બજેટના નિર્ણયો કેવા નિર્ણયો છે? કદી નહીં પણ બદલી ન શકાય તેવા। મૂડી રોકાણની દરખાસ્તના મૂલ્યાંકન સમયે નાણાંનું સમય મૂલ્ય નીચે પૈકીના એક ઉપર ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। વટાવેલ રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિ પહેલા 3 વર્ષના એમસીક્યુ ચેનલ પર અવેલેબલ છે, જોશો એટલે અમુક એમસીક્યુ તો ઓટોમેટિકલી સોલ્વ થઈ જશે। મૂડી બજેટના સંદર્ભમાં રોકડ પ્રવાહ એટલે શું? તો ઘસારો બાદ કર્યા પહેલાંનો અને કરવેરા પછીનો નફો, દેટ ઇઝ તમે જે દાખલા કરો છો એની અંદર આ વસ્તુ આવે છે। તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ પ્લસ ડેપ્રિસિએશન। સમતુર બિંદુએ મળતો નફો કુલ સ્થિર ખર્ચા। ફાળો એટલે શું? તો ફાળો આમાંથી કયું ફોર્મ્યુલા ફાળાનું સાચું છે? તો વેચાણ માઇનસ ચલિત ખર્ચા ફાળો થાય, નફો પ્લસ સ્થિર ખર્ચાએ ફાળો થાય। સમતુર બિંદુએ વેચાણ ઇન્ટુ પીવી રેશિયો પણ ફાળો થાય, એટલે ઉપરના બધા છે। નીચે પૈકી નફો શોધવા માટેનું કયું સૂત્ર સાચું છે? તો આ નફો વેચાણ માઇનસ આ પણ નહીં, આ આવે સી। નફો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સલામતીનો ગાળો ગુણ્યા નફા જથ્થા ગુણોત્તર। ચલો એના પછી 2023ના ગુજરાતી મીડિયમના એમસીક્યુ। 2022માં 50 માર્ક્સનું પેપર હતું, એટલા માટે એમસીક્યુ ફટાફટ પતી ગયા। 2023 લેટ સ્ટાર્ટ। ધીસ ઇઝ 70 માર્ક્સનું પેપર છે, એટલે ફૂલ આપણું એક્ઝેક્ટ એ રીતનું જ છે। કાર્યક્ષમ વિચલનને નીચેના નામથી પણ ઓળખાય છે। જથ્થા વિચલન, મજૂરી નિષ્ક્રિય વિચલન હંમેશા માઇનસ જ હોય, પ્રતિકૂળ। ખરીદ વિભાગના મેનેજર સામાન્ય રીતે માલ સામાન ભાવ વિચલન માટે જવાબદાર હોય, કારણ કે એને આ બધું જોવાનું હોય, ભાવનું બધું। બજેટ વિચલન એટલે શું? તો બજેટ વિચલન એટલે બજેટ મુજબનો ખર્ચ માઇનસ ખરેખર ખર્ચ। આ ફોર્મ્યુલા તમને આવડવો જોઈએ। ફોર્મ્યુલા છે કે તમારું ખરેખર વેચાણ અને કૌંસમાં તમારો એક ખરેખર ખર્ચ એટલે કે ખરેખર નફો માઇનસ બજેટ મુજબનો નફો। ખરેખર વેચાણ તમારું 5000 એકમો છે, 10 - 8 2 એટલે 5 દુ 10,000, 10,000 પ્લસ એટલે કે અનુકૂળ એ આન્સર આવે। ફોર્મ્યુલા યાદ હોવા જોઈએ। વિચલન માટે એક જ સોલ્યુશન છે, ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવા। એક પ્રોજેક્ટનું ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય 10%। આ તમને આંતરિક વળતર દરના દાખલા જે છે એ પ્રોપર આવડવા જોઈએ। તો જે આંતરિક વળતર દરનો 10% છે એ લેવાના, પ્લસ તમારું અનુકૂળ જે 10% મુજબ આવ્યું છે નફો એ લો, ભાગ્યા બંને મુજબ જે આવ્યું છે પણ એ પ્લસ જ હોય, એટલે 10 + 15 25,000 આવે, ગુણ્યા એ બંનેનો ડિફરન્સ કોનો? 10 અને 20નો। તો બંનેનો ડિફરન્સ શું આવે? 20 - 10 10%, બરાબર। હવે આ 10% રાખું છું ને, અહીંથી 10% પછી એડ કરી દઈશ, એટલે આનો જવાબ આવે 4%। 10,000 × 10 / 25,000 એટલે તમારો જવાબ આવે 14%। ફોર્મ્યુલા અગેન, એન્યુટી એટલે શું? તો એક સરખું અને ક્રમશઃ જે ચૂકવણી અને એન્યુટી કહેવાય।
નીચેના પૈકી કઈ બાબત યોજનાની નફાકારકતાને ધ્યાનમાં લે છે? સરેરાશ વળતરનો દર. વટાવ પરિબળમાં સૌથી વધુ શું જરૂરી છે? ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય. સંબંધિત પડતર એટલે વૈકલ્પિક પડતર. સમતૂર બિંદુએ મળતો નફો એટલે શું? તો સમતૂર બિંદુએ મળતો નફો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્થિર ખર્ચા. આ યાદ રાખવાનું, આના માટે જ કામમાં આવશે કે તમને પીવી રેશિયો 50% આપ્યું, સલામતીનો ગાળો 40% અને વેચાણ 5 લાખ આપ્યું છે. એટલે વેચાણ જે 5 લાખ છે એ 5 લાખના તમે 40% કરો સલામતીનો ગાળો એટલે 2 લાખ આવે. એટલે સલામતી જે ગાળાનો જે વેચાણ છે 2 લાખ, ખરેખર વેચાણ 5 લાખ. એટલે તમારું બીઈપી પર વેચાણ કેટલું આવે? 3 લાખ. બંનેનો ડિફરન્સ. બીઈપી એ વેચાણ 3 લાખ. શું લખ્યું છે એણે કે સમતૂર બિંદુએ મળતો ફાળો. આ સમતૂર બીઈપી વેચાણે ફાળો શોધવો હોય તો ફાળાનો દર આર્યો, નફા જથ્થા ગુણોત્તર 50%. એટલે સમતૂર બિંદુએ ફાળો કેટલો છે? 1.5 લાખ. આ ફાળો આવી ગયો. સમતૂર બિંદુએ ફાળો 1.5 લાખ હોય એને જ તમે કુલ સ્થિર ખર્ચા કહો છો. ઉપરનો MCQ તમને હેલ્પ કરે નીચેનું શોધવા માટે. 1.5 લાખ. બરાબર છે? ચલો, દેટ્સ ઇટ. આઈ થિંક આ આપણે શોધ્યા એપ્રિલ 2023ના બધા થઈ ગયા. યસ, એપ્રિલ 2023ના બધા થઈ ગયા અને એપ્રિલ 2022ના થઈ ગયા. સો આઈ થિંક દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લમ ઇન ધ MCQ. ઓકે, ફાઇન. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक.